कि हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, खेला भी बाकी है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुराने हैं, सरकार नहीं है, इस बार आरजेडी की जगह बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन बिहार का भविष्य तो तेजस्वी यादव लग रहे हैं। जिस तरह से आज उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है और जिस तरह से उन्होंने भरोसा जिताया है, जो आपने सुना मोन्टाज में कि खेला तो अभी बाकी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि वो रोजी रोजगार और नौकरी के मुद्दे को आगे ले जाएंगे। ये वीडियो चूंकि एक टेलीविजन चैनल को है तो हम पूरा दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नपे तुले अंदाज में नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला किया है और अगला जो चैलेंज दिया है वो सचमुच बहुत मुश्किल होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नारा दिया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तब उस समय के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था कि पैसा कहां से लाओगे। उसके बाद वो सरकार बीजेपी के साथ चली, नौकरियां नहीं मिली। उसके बाद सोचिए किस तरह से उसके बाद पूरा खेल पलटा। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और वो खुद आरजेडी के साथ हैं और उसके बाद नौकरियों देने की बौछार लग गई। लगभग 4.5 लाख जो पुराने कर्मचारी थे उनको परमानेंट किया गया, 2.5 लाख के करीब नए लोगों को नौकरियां दी गई। और तेजस्वी यादव कह रहे कि 1 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में खाली था और आंगनबाड़ी सेविकाओं को मैं 2 कैबिनेट से कह रहा था कि इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन उस पर बात ही नहीं हुई। और आखिर हम क्रेडिट काम का क्यों न लें। हमारे 79 एमएलए थे, उनके 45 एमएलए थे, मंत्रालय हमारा था। शिक्षा मंत्री के तौर पे चंद्रशेखर को जिस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है, ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव नपे तुले शब्दों में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर घेरने जा रहे हैं और अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो शानदार होगा। लेकिन सोचिए, मीडिया हाउस का जो मनुवादी पत्रकार था वो बार बार चाहता था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निजी टीका टिप्पणी करें। विधानसभा में जो उन्होंने विवादित बयान दिया था उस पर टीका टिप्पणी करें, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर, जो उनके निजी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर बोले, वो उकसा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार घुमाकर उसको नौकरी पर ला रहे थे, उसको रोजगार पर ला रहे थे। यही नहीं, सम्राट चौधरी जो खुद पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में थे, सम्राट चौधरी के पिताजी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, उनके जो साफा बांधने को लेकर वो बार बार कहते, जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि सम्राट चौधरी ने अपना, जो बिहार में उसको मुरेठा बोलते हैं, गमछा भी बोलते हैं, राजस्थान में उसको साफा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, तो वो जो साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तब तक इसको बांधे रखूंगा जब तक नीतीश को सत्ता से हटा नहीं देता हूं। फिलहाल वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा, अभी खेल बाकी है। शपथ ले लिया उन्होंने, लेकिन आगे 2024 से ज्यादा जेडीयू नहीं चल पाएगी। मैं भी कह रहा हूं 2024 के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को जरूर कंसीडर करेगी। सब कुछ लोकसभा चुनाव तक है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि थैंक यू बीजेपी, आपने नीतीश जी को अपने साथ ले लिया, क्योंकि लोकसभा का हिसाब किताब देखे तो नीतीश कुमार को कम से कम 18 सीट देना होता। वोट उनके पास 1.5% से ज्यादा नहीं है। 3% की उनकी आबादी वाला है कम्युनिटी का, 1.5% उनकी कम्युनिटी ऑलरेडी बीजेपी के साथ है हिंदू के नाम पर, 1.5% वोट था नीतीश कुमार के पास। अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। सोचिए, बीजेपी को अब कम से कम आधी सीटें जेडीयू को देनी पड़ेंगी लोकसभा में। सवाल है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम अगर बनाती बीजेपी तो ये बड़ा खेल हो सकता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार की भी बन नहीं रही। पिछली बार चिराग पासवान की वजह से डैमेज हुआ था। मुकेश सहनी अभी भी खेल के बड़े हिस्से हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के पास अब 40 लोकसभा की सीटें हैं और वो अपने गठबंधन का दायरा बढ़ा सकते हैं। सोचिए, मुकेश सहनी बड़े प्लेयर हो सकते हैं, 3 से 4% वोट टर्न कराने की वो हैसियत रखते हैं। अगर उनको 3 सीटें भी दी जाए तो सम्मानजनक सीटें होंगी और वो बीजेपी के पाले से अभी है नहीं, वो न्यूट्रल हैं। बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ लिया था, तो वो तेजस्वी यादव के पाले में आ सकते हैं। चिराग पासवान बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो 50% से ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे अपने समाज का, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा सोशली अवेयर है, सबसे ज्यादा वो पॉलिटिकली अवेयर कम्युनिटी है
और वो जो अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट है वो वोट नहीं देगा चिराग पासवान को, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ है शेड्यूल कास्ट। उसके बाद बीएसपी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर 2 से 3 सीटें बीएसपी को दी जाए तो 3 से 4% वोट ये टर्न आउट हो सकता है आरजेडी के पक्ष में। लेफ्ट पार्टी को वो अब आराम से 5 सीटें दे सकते हैं, मतलब 5 और 6 11 सीटें हैं, तो अभी उनके पास 10 सीटें एक्स्ट्रा बचता है। 10 सीट में वो 5 सीटें 6 सीटें कांग्रेस को दे सकते हैं, बाकी और कुछ छोटे छोटे दलों को वो अपने साथ ला सकते हैं। चंद्रशेखर के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनको 2 सीटें दी जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है अगर उनको नगीना और बुलंदशहर दी जाए, जो उनके कोषाध्यक्ष हैं वो बुलंदशहर से लड़ना चाहते हैं, चंद्रशेखर खुद नगीना से लड़ना चाहते हैं, अगर 2 सीटें दी जाए तो 5 से 6% वोट टर्न आउट कराने का वो हिम्मत रखते हैं। बीएसपी के साथ अगर इंडिया गठबंधन अभी भी आता है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद को लेकर पेच फंसा रहे थे, अगर बीएसपी इस गठबंधन में आ जाती है तो सोने पर सुहागा होगा और 15% वोटों का टर्नआउट पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में ये बड़ा खेल हो सकता है। तो तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2-3 साल में जिस तरह से 2 साल में नौकरियां दी गई है, उसका क्रेडिट आगे तो तेजस्वी यादव को बनता है। इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी तो निपटाएगी। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार भले उनके साथ गए हैं, लेकिन बीजेपी से 2 बार उन्होंने गठबंधन तोड़ा है, आरजेडी से गठबंधन तोड़ा है। तो राजनीति में न कोई किसी का दुश्मन होता है, न कोई सगा होता है, सब मौके के इंतजार में होता है, ताक में होता है, और बीजेपी ताक में है। सवाल है कि क्या बीजेपी 20 सीटें 40 सीटों में 20 सीटें उनको जेडीयू को देना पड़ेगा, तो बचता है उनके पास 20 सीट। 20 सीट में वो चिराग पासवान को कितना सीट दे पाएंगे? चिराग को 5 से ज्यादा देंगे नहीं। उसी समय तेजस्वी यादव उनको 7 से 10 सीटें ऑफर कर सकते हैं। मुकेश सहनी को वो 2-3 सीट दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास सीट नहीं है। मांझी वो 2-3 सीट मांगेंगे, बीजेपी वहां भी उतनी सीटें नहीं दे पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों का दावा करेंगे, वहां नहीं दे पाएगी। तो कुनवा जो बड़ा हुआ है वो आपस में अब टाल मटोल करेगा, और मांझी हो सकता है कि न पाला बदले, लेकिन उनका भी कोशिश हो सकती है कि वो भी इस पाले में आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नहीं आएंगे। लेकिन सवाल है कि आरजेडी के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसके पास 20 लोकसभा की सीटें एक्स्ट्रा आ रही है। तो चिराग पासवान वाला ऑप्शन, मुकेश सहनी वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन उनके साथ है। मुकेश सहनी को तो लाना ही चाहिए। चिराग पासवान अगर नहीं आते हैं, क्योंकि वो हवा का रुख देख रहे हैं, उनको दिमाग में बैठा हुआ है, चूंकि उनकी पूरी नैरेटिव सोशल जस्टिस को लेकर बहुत मजबूत नहीं है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी थे, वो भले बीजेपी में गठबंधन में थे, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन से निकले थे और सामाजिक आंदोलनों को महत्व को जानते थे। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या रामविलास पासवान हो, तीनों का सामाजिक आंदोलन से जुड़ाव था। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनने को लेकर टीका टिप्पणी कर सकता हूं कि वो दल बदलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का सोशल जस्टिस को लेकर एक सामाजिक सरोकार तो है ही, लेकिन आरजेडी से बड़ा नहीं है। आरजेडी पार्टी के तौर पे है, और ये भी तय है कि ये जो गठबंधन टूटा है, इसमें जो जेडीयू के सवर्ण लॉबी हैं वो लगातार नाराज थे। जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े आए, जिस तरह से आरक्षण बढ़ाया गया, तो सवर्ण समाज का नेता किसी भी पार्टी में हो, वो अपने समाज के हितों की अनदेखी नहीं करता है। उनको लग रहा था कि आरजेडी के साथ ये रहेंगे तो इनको ये सारे काम करने पड़ेंगे, सोशल जस्टिस का काम, नौकरियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आरएसएस और बीजेपी के लिए चुनौती थी, मंडल बनाम कमंडल की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बीजेपी घेरे में थी। राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो रहा था, आरक्षण का मुद्दा हिट हो रहा था, जाति जनगणना का मुद्दा हिट हो रहा था, और ये दोनों ऐतिहासिक काम आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में हुआ है। चाहे वो जाति जनगणना का मसला हो, चाहे वो नौकरियों का मसला हो, आरक्षण बढ़ाने का मसला हो। नीतीश कुमार अब बड़ा दाव खेल सकते हैं। बिहार की तरक्की तो करनी पड़ेगी, एक बात, अगर उनको इस कंपटीशन को बने रहना है तो। एक तो विशेष राज्य का दर्जा लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से 2024 से पहले, तो बिहार वालों का तो भला है। नौकरियां उसी रफ्तार से देनी पड़ेंगी जिस रफ्तार से वो जेडीयू गठबंधन के साथ दे रहे थे, नहीं तो चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। एक बात, नौकरियां उसी रफ्तार से देनी होंगी तो बहुजनों का उसमें फायदा है। इनको लेना पर जैसे जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर अब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से मिला, वो भी उनकी मजबूरी थी, उनको देना पड़ेगा। स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, स्पेशल दर्जा देना पड़ेगा बिहार को, और जो नौकरी का मोमेंटम था वो बनाए रखना पड़ेगा। रही बात आरजेडी के लिए,
तो उसके वोट परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा डेंट नहीं है। अगर उसने 2-3 नए पार्टनर बना लिए तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। बीजेपी के पास वोट वही जाएगा, सवर्ण वोट प्लस 15% हिंदू के नाम पर 30% वोट। तेजस्वी यादव को सवर्णों को टिकट न देकर अगर वो बड़ा गेम चेंजर साबित होना चाहते हैं, अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो बड़ा काम कर सकते हैं। सवर्ण समाज पर जो टिकट खर्चा करते हैं, जो कि उनको वोट मिलता नहीं है, 3 कम्युनिटी, प्रजापति समाज, उसके बाद विश्वकर्मा समाज, उसके बाद जो है चंद्रवंशी समाज, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी और यादव को छोड़ के, यादव समाज के तो 10 टिकट वो देंगे ही देंगे, उनको देना भी चाहिए क्योंकि वो उनके कोर वोटर हैं। लेकिन उनको SC ST को एक सीट भी अगर वो एक्स्ट्रा देते हैं रिजर्व सीट के अलावा, तो ये बड़ा मैसेज आएगा बिहार में कि हम अनरिजर्व सीट पर लड़ा रहे हैं, एक बात। दूसरी, अति पिछड़ी जातियों को जो सवर्णों पर टिकट खर्च कर रहे हैं, वो टिकट उनको देना पड़ेगा अति पिछड़ी जातियों को, और वो बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार के सत्ता के पाला बदलने से, गठबंधन तोड़ने से 2024 में नीतीश को तेजस्वी यादव के पास बड़ा पंख लग गया है। वो बड़े सारे चेंजेस कर सकते हैं, बड़ा सारा प्रयोग कर सकते हैं, मंच गए हैं, गंभीर हो रहे हैं, सोशल जस्टिस को लेकर लगातार सक्रिय हो रहे हैं। बस करना ये होगा कि जिस तरह से बीजेपी 15% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, सवर्ण समाज का टिकट उनको काटना पड़ेगा, ये तय है। और वो अति पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट को वो टिकट बढ़ाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब का तो मसला है नहीं झारखंड बिहार में, शेड्यूल कास्ट का वो टिकट जो है उनको बढ़ा दें, OBC का बढ़ा दें, EBC का बढ़ा दें, और गेम चेंजर हो सकते हैं। नीतीश कुमार सवर्णों को टिकट देने में कोताही नहीं करेंगे, उनसे उनको कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी के लिए मुश्किल होगी कि वो चिराग को कैसे समझा पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे समझा पाएंगे, चिराग पासवान को कैसे समझा पाएंगे, और उससे भी बड़ी बात, वो मांझी जी को कैसे टिका पाएंगे, क्योंकि उनका आधा लोकसभा सीट तो अब नीतीश जी के पाले में जाएगा। और 2024 से पहले बीजेपी अलग नहीं होना चाहेगी, क्योंकि वो चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका कब्जा रहे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का ये इंटरव्यू मैंने देखा, शानदार है, बैलेंस है, और मनुवादी मीडिया के लगातार लड़ाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो निजी हमला करने से बच रहे हैं, व्यक्तिगत हमला करने से बच रहे हैं, और ये एक शानदार तरीका है। और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में RJD हो सकता है ज़्यादा फायदे में रहे। कई बार कहावत है ना कि जो मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो बहुत अच्छा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।